नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाइवर्सिटी चैनल पे। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच हाजिर लेटेस्ट अपडेट के साथ में। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे आप सभी के सामने जो कि सरकार की तरफ से बयान दिया गया है, चाहे वो 51,000 शिक्षक भर्ती के बारे में हो, 69,000 शिक्षक भर्ती के सभी सवालों के जवाब के बारे में हो, या फिर नई शिक्षक भर्ती को लेकर योगी सरकार की तरफ से क्या क्या कहा गया है, आगामी समय के अंदर आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, साथ में भर्तियाँ कोर्ट के अंदर लंबित क्यों हो जाती हैं, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ में दोस्तों डीएलएड की बात करें, डीएलएड 70-18 को लेकर दोस्तों, या फिर अगर बात करें नई शिक्षक भर्ती के बारे में कब तक आएगी, इन सभी सवालों के जवाब दोस्तों योगी सरकार की तरफ से दिए गए। वो सारे सवालों के जवाब दोस्तों मैं आपको सुनवाने वाला हूं। साथ में एक सवाल यहाँ पे दोस्तों ये भी कहा गया, जवाब दिया गया है कि बीटीसी और टीईटी करना नौकरी की गारंटी भी नहीं है, जो कि दोस्तों कहीं ना कहीं युवाओं के लिए थोड़ा सा अटपटा सवाल, मतलब जवाब आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो पहले तो दोस्तों वीडियो को आप सभी कर दो लाइक और साथ में कर दो चैनल को सब्सक्राइब, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया वीडियो को शेयर अवश्य कर दें, जिससे कि दोस्तों सरकार की तरफ से जो जवाब मिले वो सभी दोस्तों बेरोजगारों तक पहुंच जाएं। वही दोस्तों अगर बात करें, सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा उन सभी अभ्यर्थी को जिनकी तरफ से दोस्तों, जैसा कि मैंने कल आपसे अपील की थी कि आप सभी जाकर के अपने अपने सवालों को पूछिए, और अगर आपने भिन्न भिन्न सवाल पूछे हैं तभी दोस्तों यहाँ पे जो भिन्न भिन्न आंसर देखने के लिए मिले हैं, चाहे वो डीएलएड 70-18 को लेकर हो या फिर दोस्तों बेरोजगारी के मामले को लेकर हो। तो सबसे पहले दोस्तों बताना चाहूँगा आपको, सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों यहाँ पे देखने के लिए मिला था कि 69,000 शिक्षक भर्ती कब पूरी होगी, और 69,000 पूरी होने के बाद में नई भर्ती कब आएगी, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर लगभग 51,000 जो पद है वो खाली पड़े हुए हैं। इसी को लेकर दोस्तों पहला सवाल जो है यहाँ पर पूछा गया, जो कि दोस्तों बेसिक शिक्षा मंत्री सर की तरफ से पूछा, और उनका जवाब क्या था दोस्तों वो आप सभी यहाँ पर सुन सकते हैं। क्योंकि ऐसे में 69,000 भर्ती लटकी हुई है। दूसरी तरफ दोस्तों जो 69,000 के अंदर शामिल हैं उनको पता नहीं चल पाए कब तक पूरी होगी, और साथ में मामला न्यायालय के अंदर दोस्तों ऐसे सवाल आपने बहुत सारे देखे भी हैं। दूसरी तरफ डीएलएड या फिर अगर बात करें बीएड बीटीसी वाले जो 70-18 बैच वाले हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं नई भर्ती को लेकर। तो यहाँ पर सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया गया है, पहले आप सभी उसको सुनिए, उसके बाद दोस्तों मैं आपको और भी चीज़ें बताता हूँ। प्रक्रिया माननीय न्यायालय में अटकी हुई है। हमने जो कटाव तय किया था उसको लेकर के लोगों को आपत्ति थी, उसी के कारण लोग न्यायालय गए थे। उस पर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच से लखनऊ में स्टे हुआ था। बाद में सरकार के तर्क रखे गए तो माननीय उच्च न्यायालय ने उस स्टे को हटाया। फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए हैं। तो हम किस मॉडस ऑपरेंडी पर काम करें, जब एक भर्ती प्रक्रिया को लेकर के यही अभ्यर्थी माननीय न्यायालय की शरण में गए हैं, तो जब तक न्यायालय से उस भर्ती प्रक्रिया को लेकर के कोई निर्णय ना आ जाए, जब तक सरकार के द्वारा तय किए गए जो तरीके हैं, जो भर्ती का तरीका तय किया गया है, जिसके आधार पर हमने भर्ती की है, जब तक उस पर निर्णय ना आ जाए तब तक हम कोई नई भर्ती प्रक्रिया का आयोजन कैसे कर सकते हैं। जो डीएलएड की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं वो केवल मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि आपको प्राथमिक शिक्षा में भर्ती होने के लिए डीएलएड होना चाहिए, टीईटी पास होना चाहिए। कोई गारंटी है नहीं कि अगर आप डीएलएड हैं और टीईटी हैं तो आपको शिक्षक बना ही दिया जाएगा। तो जब वर्तमान भर्ती प्रक्रिया का निपटारा माननीय न्यायालय से हो जाएगा, इस भर्ती प्रक्रिया को हम संपन्न कर लेंगे। उसके बाद जो रिक्तियां बचेंगी और जैसी परिस्थितियां होंगी, संसाधन होंगे, वित्तीय साधनों की उपलब्धता होगी, उसके आधार पर निर्णय लेंगे। आप जानते हैं कि योगी सरकार के 3 साल के कार्यकाल में हम 50,000 से अधिक रिक्त पदों पर शिक्षकों की भर्ती कर चुके हैं, और यही 69,000 शिक्षक अगर ये भर्ती हमारी अब तक पूरी हो पाई होती तो कोई भी स्कूल उत्तर प्रदेश का ऐसा नहीं होता जो शिक्षक विहीन होता। क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की ये सर्वोच्च प्राथमिकता है कि हर स्कूल को जो आईटी का मानक है उसके हिसाब से हर 30 छात्र पर जो एक शिक्षक होने चाहिए वो शिक्षक मिले, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। लेकिन उस दिशा में जब तक कोई ये निर्णय नहीं आ जाता आगे प्रयास नहीं कर सकते। जो डीएलएड की ट्रेनिंग में जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके ऑनलाइन क्लासेज चल रहे हैं। हमारे 2,30,000 डीएलएड के उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के ऑनलाइन यूट्यूब के क्लासेज के माध्यम से उनके क्लासेज चल रहे हैं। जैसी परिस्थितियां निकल कर आएंगी, अंतिम वर्ष की जो यूजीसी के नियम मानक होंगे उस हिसाब से हम भी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं फिजिकली कराएंगे। शेष परीक्षाएं ऑनलाइन करा करके उनका रिजल्ट जारी करेंगे। नए डीएलएड में एडमिशन के लिए जब विश्वविद्यालयों के स्नातक के अंतिम वर्ष के परिणाम आ जाएंगे तब हम उसके लिए प्रवेश की प्रक्रिया शुरू करेंगे, क्योंकि हमारी प्रवेश प्रक्रिया स्नातक की मेरिट पर होती है और ये सब जानते हैं।
तो ये तो दोस्तों सवाल हो जाता है नई शिक्षक भर्ती के बारे में, मुझे उम्मीद है आपने सुन लिया होगा। अगला सवाल तो दोस्तों मामले कोर्ट के अंदर लंबित क्यों हो जाते हैं, ऐसे में कौन सी गलतियां की जाती हैं, इसके बारे में क्या क्या देखने के लिए मिलता है। क्योंकि आपने देखा 69,000 भर्ती जब से निकली है, जब से परीक्षा हुई है, उसके बाद से दोस्तों मामला कोर्ट के अंदर लंबित है। तो ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से दोस्तों भर्तियाँ कोर्ट के अंदर जाकर के लटक जाती हैं, और कहीं ना कहीं दोस्तों बार बार ऐसा देखने के लिए मिलता है। दूसरी तरफ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा सवाल ऐसा भी है कि यहाँ पर दोस्तों जो गलती की जाती है, चाहे वो सरकार की हो या फिर अभ्यर्थी की हो, क्योंकि सवाल के जवाब के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा उनका कहना है कि हमारी तरफ से कोई गलती नहीं की जाती है। जो भी दोस्तों अभ्यर्थी इस मामले को लेकर कोर्ट चले जाते हैं, जैसा कि आप सभी को दोस्तों यहाँ पर देखने के लिए मिला था शिक्षा मित्रों की तरफ से, उसी बात को दोस्तों यहाँ पे कहा गया योगी सरकार की तरफ से। आप सभी सुनिए दोस्तों मंत्री सर ने दोस्तों इस मुद्दे को लेकर क्या कहा है। साथ में मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि गलती कहीं ना कहीं सरकार की भी हमें देखने के लिए मिलती है। इसके बारे में दोस्तों आगे मैं सवाल पूछने वाला हूँ, जब तक आप सभी दोस्तों इस जवाब को सुनिए। सरकार नहीं ले जाती है, भर्तियां कोर्ट में अभ्यर्थी ले जाते हैं। पहली बात तो ये कि जब माननीय न्यायालय का निर्णय आएगा तब तय होगा कि दोषी कौन है, और निश्चित रूप से अगर हमारे कोई विभागीय अधिकारी इसके लिए दोषी होंगे, अगर ये बात प्रमाणित होगी तो निश्चित रूप से हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इसमें कोई संकोच नहीं। लेकिन हम भी छात्र रहे हैं, हम भी नौकरी की तलाश में रहे हैं। आशीष जी, एक बात हम जरूर कहना चाहते हैं, एक मानसिकता हमारे नौजवानों में आजकल ये हो गई है कि किसी को भी अगर लगता है कि जो कोई भर्ती प्रक्रिया चल रही है और उसमें चाहे जिस कारण से अगर हम नहीं शामिल हो, हम नहीं भर्ती हो सकते, तो ये भर्ती हो ही ना, मेरा नहीं तो किसी का नहीं, इस तरह का एक भाव आ गया है, जिसके कारण से कई बार बाल की खाल निकाली जाती है। ऐसी ऐसी बातें लेकर के लोग न्यायालय की शरण में जाते हैं। जैसे जब भर्ती होती है तो विज्ञापन निकलता है, उस विज्ञापन में बहुत सारी बातें लिखी होती है कि इसके न्यूनतम शर्तें क्या होंगी, इसमें आपको संशोधन का मौका। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो आवेदन भरा उसमें नाम गलत लिखे, 2018 परीक्षा पास किए हैं तो 2016 लिखा है, रोल नंबर की जगह पर कुछ और लिखा है, पूर्णांक और प्राप्तांक सही नहीं लिखे हैं। विज्ञापन में ही ये था कि ये चूंकि लाख हो जाएगा आवेदन, इसी आधार पर बाद में सब निर्णय लिए जाएंगे, संशोधन का अवसर नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब उसको लेकर भी माननीय न्यायालय की शरण में गए हैं। तो ऐसी तमाम सारी बातें हैं। केवल सरकार ही जिम्मेदार नहीं होती है भर्तियों में देरी के, बहुत सारे उसके पहलू होते हैं, उसको वो एक बहस का विषय है। लेकिन हमारा अंतिम उत्तर यही है कि जो मामला माननीय न्यायालय में चला गया है, तो जब तक वहां से निपटारा नहीं होगा हम आगे कोई निर्णय नहीं ले सकते। तो यहाँ पे दोस्तों आपने सवाल तो सुना, सवाल के साथ ये नहीं बताया कि मामले कोर्ट के अंदर क्यों चले जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों दोबारा से एक सवाल यहाँ पे पूछा गया कि मामले कोर्ट के अंदर चले जाते हैं, सरकार इसको लेकर एक्शन क्यों नहीं लेती है, बार बार न्यायालय के अंदर मामला चला जाता है। हालांकि अगर बात करें बेसिक शिक्षा मंत्री सर की तरफ से इस बात को ये दोस्तों बार बार कहा गया, मतलब दोस्तों यहाँ पर अभ्यर्थी के बारे में जो बात तो की गई है, पहले आप वीडियो को लाइक भी कर दें। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर देखने के लिए मिला, उनकी तरफ से पूछा गया कि जो मामले बार बार कोर्ट के अंदर जाते हैं, सरकार इसको लेकर एक्शन क्यों नहीं लेती है, क्योंकि यहाँ पे सरकार की तरफ से हर बार अपने अधिकारियों की जो पीठ है वो थपथपाई जाती है। हो सकता है कि अभ्यर्थी तरफ से यहाँ पे मामले कोर्ट में लेकर के जाते हैं, लेकिन परीक्षा के बाद पासिंग मार्क लगाना कहीं ना कहीं दोस्तों एक विवाद का विषय देखने के लिए मिलता है। इसके बारे में अभ्यर्थी ने पहले धरना प्रदर्शन भी किया था, लेकिन फिलहाल इस मुद्दे को लेकर बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कट ऑफ लगवाने के लिए पहले भी धरना प्रदर्शन किया गया था, लेकिन सरकार ने परीक्षा के बाद लगाया। तो ऐसे में बहुत सारे दोस्तों यहाँ पर सवाल आपको देखने के लिए मिले। तो उसके बारे में सरकार की तरफ से क्या जवाब मिला है, पहले आप सभी उसको सुनिए। और साथ में ये भी कहा गया है कि जो डीएलएड करके बैठे हैं, बीटीसी करके बैठे हैं, टेट करके बैठे हैं, ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि उनको यहाँ से रोजगार की गारंटी होगी कि उनको नौकरी मिल जाएगी। ऐसा दोस्तों जवाब कहा गया, जो कि कहीं ना कहीं रोजगार मतलब बेरोजगारों के लिए एक अच्छा जवाब नहीं हो सकता है। बाकी दोस्तों आप सभी सुनिए, उनकी तरफ से बताया गया कि आगामी समय के अंदर जो नई शिक्षक भर्ती आएगी 69,000 पूरी करने के बाद में आएगी। लेकिन साथ में ये भी कहा गया जो दोस्तों डीएलएड करके बैठे हुए हैं, 17-18 बैच वाले इंतजार में बैठे हुए, टीईटी वाले 18 में टीईटी हुआ था, 19 में टीईटी हुआ, उनके लिए नई शिक्षक भर्ती नहीं आई। उससे पहले 2020 का टीईटी भी आ रहा है। तो उसी क्रम में दोस्तों यहाँ पे उनकी तरफ से जवाब दिया गया है कि यहाँ पर रोजगार की गारंटी नहीं है। चलिए सुनते हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री होने के नाते मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाह रहा हूँ कि बेसिक शिक्षा विभाग के भर्तियों के जो अभ्यर्थी हैं, इनका व्यवहार ही बहुत गैर जिम्मेदाराना है। आप कभी मेरा फेसबुक पोस्ट देखिए, जिस तरह की इनकी टिप्पणियां होती हैं, आप मेरा व्हाट्सएप का इनबॉक्स देखिए। ये लोग हम लोगों को बताते हैं, हमारा हमको निर्देश देते हैं कि हम किस तारीख पर किस वकील को भेजें। ऐसे नहीं होता है।
हम लोग भी भर्ती परीक्षाओं में शामिल रहे हैं और हमने तो कभी कल्पना ही नहीं की थी कि हम उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की भर्ती में जब हम शामिल हुए थे तो रोज दिन भर हम उच्च शिक्षा मंत्री से बात करेंगे, ये हमने सपने में भी नहीं सोचा था। हर शिक्षक अब 4,21,000 लोगों ने आवेदन किया, 4,09,000 लोग परीक्षा में बैठे थे, 1,46,060 लोग उस भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। आप विश्वास करिए, जब तक परीक्षा का रिजल्ट नहीं आया 4,09,000 लोग दिन भर हमसे बात करना चाहते हैं, हमको मैसेज करते हैं और हमको इंसिस्ट करते हैं कि आप जवाब क्यों नहीं देते। हम कोई भी फेसबुक पर किसी भी मुद्दे पर आ रहे हो तो उस पर जबरदस्ती इन मुद्दों पर जवाब देने की बात करते हैं। फिर जब रिजल्ट कोर्ट माननीय न्यायालय का फैसला आया, अगले ही दिन रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे हैं। एक सप्ताह में हमने रिजल्ट दे दिया तो भर्ती कब करेंगे। जब हमने भर्ती शुरू कर दी तो तमाम तरह की दूसरी बातें आने लगी। तो मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, अभ्यर्थियों के दिशा निर्देश पर सरकार काम नहीं कर पाएगी। सरकार का काम करने का तरीका अपना होता है। अगर सरकार पैरवी नहीं करती, कम से कम मेरे मंत्री बनने के बाद की मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, स्वयं व्यक्तिगत अनुरोध मैं महाधिवक्ता महोदय से करता था कि आप जब सरकार का पक्ष रखना हो आप उपस्थित हो, मामले का त्वरित निस्तारण हो। माननीय मुख्यमंत्री जी की स्वयं उत्कट इच्छा थी कि मामले का त्वरित निस्तारण हो। अगर हमने पैरवी ना की होती तो हाई कोर्ट से स्टे वैकेट नहीं हुआ होता। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, वहां भारत सरकार की असिस्टेंट जो अटॉर्नी जनरल है ऐश्वर्या भाटी, वो हर सुनवाई में उपस्थित रहती हैं और समय समय पर अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता भी उपस्थित होते हैं। अब भारत सरकार के पास ना तो कोई एक ही मामला है और ना एक ही कोर्ट होता है, बहुत सारे अलग अलग पीठों में उनको जाना पड़ता है। तो इस तरह से शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी जब जिसको कहें, जो नाम हमको व्हाट्सएप पर मैसेज करें, उस वकील को हम वहां खड़ा कर पाए, ये हमारे लिए संभव नहीं है। इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि इन लोगों से ज्यादा तत्परता सरकार की है, अभ्यर्थियों से ज्यादा चिंता सरकार को है कि हमारी ये शिक्षक भर्ती। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी ने सुना बेसिक शिक्षा मंत्री जी को, जिनकी तरफ से 69,000 के लगभग सभी सवालों के जवाब दिए गए। ऐसे में आरक्षण वाले मुद्दे को लेकर किसी ने सवाल ही नहीं पूछा, क्योंकि अक्सर क्या होता है, कुछ अभ्यर्थियों का कहना था कि अगर हम सवाल पूछेंगे तो वहाँ से जवाब नहीं आएंगे। हो सकता है कि वहाँ सवाल पूछे गए होंगे लेकिन यहाँ से जवाब नहीं दिया गया। जो भी आप सभी चीज़ों को समझ सकते हैं, क्योंकि माइक मेरे हाथ में नहीं था। अगर होता तो आपके सारे सवालों के जवाब मैं 100% ले देता। और जितने सवालों के जवाब दिए गए हैं वो दोस्तों आप सभी के सामने। तो वीडियो को लाइक और शेयर करके बिल्कुल जाइएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ये था दोस्तों आप सभी के सामने कल का इंटरव्यू, जिसके बारे में मैंने आप सभी को पहले बताया था कि आप जाकर के जितनी ज़्यादा मात्रा में सवाल पूछेंगे उतने ज़्यादा दोस्तों आपको यहाँ पर जवाब देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।